हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो मैं डिस्कस करूंगा उत्तराखंड सहायक अध्यापक एग्जाम से रिलेटेड फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि जो कल दैट मीन्स 18 अगस्त 2024 को एलटी एग्जामिनेशन है, तो आप लोगों की प्रिपरेशन हो चुकी होगी लगभग। ठीक है, तो कल एग्जाम है, तो आज एक रात पहले, ठीक है, एक रात पहले मैं वीडियो बना रहा हूँ। जब भी एलटी एग्जाम से पहले एक बार इस वीडियो को आप पक्का देख के जाएंगे, जिसकी हेल्प से आपको डेफिनेटली ये वीडियो अच्छा स्कोर करने में हेल्पफुल होगी। ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा इसको आज ही। ओके, तो देखो, विदाउट एनी डिले, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करता है आज की क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, एलटी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि द डाइवर्जेंस ऑफ ए पोजीशन वेक्टर। ठीक है, मिक्स क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मिक्स क्वेश्चंस हैं। डाइवर्जेंस ऑफ ए पोजीशन वेक्टर, डाइवर्जेंस क्या होता है? डेल के साथ आर, ये, और डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे, डेल अपॉन डेल वाई प्लस के, डेल अपॉन डेल जेड, और आर इज द पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो आई कैप आई वन, जे डॉट जे की वन, वन प्लस वन प्लस वन, दैट मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर इज 3। डाइवर्जेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर इज कितना आएगा? 3 आएगा। और ऑलवेज रिमेंबर दैट डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर फील्ड का लिया जाता है बेटे। डाइवर्जेंस टेकन ऑलवेज वेक्टर फील्ड, और आंसर क्या आता है? स्केलर फील्ड। आंसर क्या आता है? एक बार ऐसे भी एलटी में क्वेश्चन आ चुके हैं कि जो डाइवर्जेंस होता है पोजीशन वेक्टर क्या आता है? 3 आएगा। डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर फील्ड का लोगे, और आंसर क्या आएगा बेटे? स्केलर फील्ड आएगा। आंसर क्या आएगा? स्केलर फील्ड आएगा। गेटिंग? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is that if phi is a scalar field, ठीक है, phi is a scalar field, then gradient क्या होता है? del phi, सिंपल सा मल्टीप्लाई del के साथ I, del अपॉन del x प्लस j, del अपॉन del y प्लस k, del अपॉन del z, ये phi है। ठीक है, तो ग्रेडियंट हमेशा स्केलर फील्ड का लिया जाता है। किसका लेते हैं? ग्रेडियंट हमेशा हमेशा स्केलर फील्ड का लेते हैं, और आंसर क्या आता है? वेक्टर फील्ड आता है। आंसर क्या आता है? वेक्टर फील्ड। तो फाई जा स्केलर फंक्शन, देन ग्रेडियंट फाई क्या होगा बेटे? वेक्टर आएगा। देन ग्रेडियंट फाई क्या आएगा? वेक्टर आएगा, बिकॉज ग्रेडियंट फाई कंटेन आई कैप जे कैप एंड के कैप। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा याद रखो ग्रेडियंट हमेशा स्केलर फील्ड का लिया जाता है, और आंसर क्या आता है बेटे? वेक्टर फील्ड आता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, फटाफट करेंगे, फटाफट। आप लोग भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और आउट ऑफ लास्ट में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए इसको भी बता सकते हो। ठीक है, इफ टू सैटेलाइट आर रिवॉल्विंग इन द सेम सर्कुलर ऑर्बिट, सेम सर्कुलर ऑर्बिट का मतलब क्या हुआ? दे हैव सेम रेडियस। ठीक है, रेडियस। सपोज दैट मेरे पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है v इक्वल टू क्या होता है? जी एम बाई आर होता है। ठीक है, अगर देखो दो सैटेलाइट का मास भी अलग हो सकता है, दो सैटेलाइट का क्या हो सकता है? मास भी अलग हो सकता है, बट अगर उनका जब वो सेम सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मास सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो डेफिनेटली दे विल हैव सेम वेलोसिटी। दोनों की वेलोसिटी सेम हो सकती है, दोनों की वेलोसिटी सेम हो सकती है, दोनों की वेलोसिटी सेम हो सकती है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम सेम नहीं रह सकता है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एम वी आर होता है। ठीक है, मास मास अलग अलग हो सकता है। अगर मास अलग अलग होगा, अगर मास अलग अलग होगा मास अलग अलग होगा मास अलग अलग होगा, तो एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अलग अलग हो सकती है। बट अगर सेम सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, तो जो वेलोसिटी होगी हमेशा जी एम बाय आर ही होगी। ऑर्बिटल वेलोसिटी जी एम बाय आर, जी एम बाय आर, जी एम बाय आर। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ऑन अ मास एम एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑलवेज जीरो होता है।
ठीक है, हमेशा क्या होता है, 0 होता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ हाउ डज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन इट्स मास। जो एस्केप वेलोसिटी होती है ये होती है हमारे पास अंडर रूट टू जी एम बाई आर, अंडर रूट टू जी एम बाई आर। ये जो एम होता है मास ऑफ अर्थ होता है, रेडियस ऑफ अर्थ होता है। जो एस्केप वेलोसिटी हो कभी भी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के मास, ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना। एस्केप वेलोसिटी कभी भी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती है। या अंडर रूट टू जी आर, ये ऑल्सो ये क्या है, ऑल्सो एस्केप वेलोसिटी का क्या है, वेलोसिटी अंडर रूट टी जी आर, ठीक है। तो हमेशा याद रखोगे कि जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये एम स्क्वायर ये भी रॉन्ग है, एम की पावर वन, एम की पावर ये, तो ये क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। स्मॉल एम इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि जो एस्केप वेलोसिटी है बेटे मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर भी डिपेंड नहीं करती है, नहीं करती है, नहीं करती है, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी सिस्टम, ठीक है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है बेटे किसी भी सिस्टम का, कि ऐसा इमेजिनरी पॉइंट जहां पर उस बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेटेड रहता है, उसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट देखो अगर मेरे पास यूनिफॉर्म बॉडी है, सपोज दैट मेरे पास इसका क्या है, डिस्क है, डिस्क होगा तो ऑलवेज इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इसके सेंटर पर ही होगा, जो भी यूनिफॉर्म बॉडीज होंगी हमारे पास, ठीक है। यूनिफॉर्म बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है हमेशा सेंटर पर होता है। ऑलवेज इनसाइड जरूरी नहीं है ऑलवेज इनसाइड हो, आउटसाइड भी हो सकता है। देखो सपोज दैट ये मेरे पास दो रॉड है, ठीक है, ये दो रॉड है, इस तरीके से इसका सेंटर ऑफ मास ये होगा, इसका सेंटर ऑफ मास होगा, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास बाहर होगा। तो जरूरी नहीं है हमेशा इनसाइड ही हो, आउटसाइड भी हो सकता है, ठीक है। ऑलवेज इनसाइड नहीं, ऑलवेज आउटसाइड जरूरी नहीं है, इट कैन बी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास क्या हो सकता है बेटे, अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, ठीक है, अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 is that the total linear momentum of a system of particle remains constant। मोमेंटम कब कांस्टेंट रह सकता है, ये होता है एक्सटर्नल इक्वल टू हमारे पास dp बाई dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर फोर्स ही जीरो होगा तो dp अपॉन dt इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, dp इक्वल टू जीरो आ जाएगा और p इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। इसका मतलब अगर फोर्स ही नहीं लग रहा होगा, फोर्स ही नहीं लग रहा होगा, फोर्स ही नहीं लग रहा होगा, ठीक है, तो इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, रिमेन्स कंजर्व, रिमेन्स कंजर्व। तो यही बोल रहा है कि कांस्टेंट कब रहेगा, अ कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट ऑन इट, नो, रॉन्ग। अ नॉन कंजर्वेटिव, नो। नो रिजल्टेंट, नो रिजल्टेंट, नो रिजल्टेंट, नो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ऑन इट, ठीक है। अगर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो तब क्या होगा, बॉडी का कंजर्व मोमेंटम क्या रहेगा बेटे, कंजर्व रहेगा, कंजर्व रहेगा, कंजर्व रहेगा। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now, moving on, question number 8, work done by, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स अराउंड अ क्लोज पार्ट, ठीक है। जैसे कंजर्वेटिव क्या होता है, विच डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, ठीक है। पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल में वो क्या करते हैं, डिपेंड नहीं करते हैं। तो अगर फोर्स का नेचर कंजर्वेटिव होगा तो वर्क डन जो होगा क्लोज स्ट्रिप के लिए हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। बिकॉज फोर्सेस आर क्या होते हैं, कंजर्वेटिव। कौन कौन से फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है। इस और क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया और स्प्रिंग फोर्स हो गया। दीज ऑल आर द दीज ऑल आर द कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। because these are independent of path, it depends on initial and final position. But frictional force and viscous force, frictional force and viscous force are the non-conservative force because these are depends on path, not initial and final position, ठीक है। तो work done by the conservative force around a closed part it will always zero, so A is the correct answer of these questions। okay, getting now question number 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज दैट, एक क्वेश्चन रोटेशन से हमेशा आता है, आपको सब बॉडी की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना चाहिए। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमिना अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स, इस तरीके से हमारे पास कुछ ये लेमिना है, ठीक है, ये इसकी एक्सिस है, इसके अबाउट हमको बताना है, ठीक है। अगर ये एल है और ये बी है तो इसके अबाउट क्या होता है बेटे, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये m/12 होता है और ये होता है l² प्लस b², ठीक है। ये सारे याद होना चाहिए लेमिना का। तो विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन बी, सो बी इज द
करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ठीक है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अ बॉल इज फ्रीली फॉलिंग इन विस्कस लिक्विड, द वेलोसिटी ऑफ बॉल। वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या होती है? देखो, सपोज दैट ये बॉल ऐसे गिर रही है डाउनवर्ड, तो इसमें एक फोर्स लगेगा 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, ये इस तरीके से। तो इनिशियली क्या होती जाएगी? इनिशियली क्या होगी? इसकी जो वेलोसिटी है इनिशियली बढ़ेगी, और उसके बाद क्या हो जाएगी? फिर कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। उसी को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो ठीक है, इंक्रीज भी नहीं होगी, डिक्रीज भी नहीं होगी, ऑलवेज रिमेन्स इक्वल भी नहीं होगी। पहले बढ़ेगी, उसके बाद क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। पहले बढ़ेगी, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ ग्राफ आता है ऐसे। ठीक है, ये क्लियर टर्मिनल वेलोसिटी का। तो फर्स्ट इंक्रीज देन फॉल्स बाय अ कांस्टेंट वेलोसिटी, सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड। बेटे ऑलवेज रिमेंबर दैट सरफेस टेंशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, एरिया पे इंडिपेंडेंट होता है। तो जैसे ही आप क्या करोगे? टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड सरफेस टेंशन क्या होगा? सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। सरफेस टेंशन क्या होगा? सरफेस की इवेंट है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन क्या होगा बेटे? डिक्रीज होगा। किसका? लिक्विड का। तो सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड decreases with temperature, decreases with temperature, decreases with temperature. ठीक है, this is the most important and expecting question for the upcoming examination. Now question number 12, the contact angle, the contact angle, the contact angle, the contact angle of a pure water with clean glass is 0 डिग्री। ठीक है, ये क्या होता है? 0 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट रिलेशन। करेक्ट क्या होता है बेटा? पोर्शन रेशियो होता है गामा यंग्स मॉडुलस अपॉन 2 ईटा माइनस 1। ठीक है, तो फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग, थर्ड इज करेक्ट। सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस आंसर। पोर्शन रेशियो की वैल्यू हाफ होती है, हाफ से -1 के बीच में होती है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल के अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है बेटे, वो कितना होता है? 4T/R होता है। बिकॉज सोप बबल हैज टू फिल्म। उसके पास क्या होती है? 2 फिल्म होती है। 2T/R सिर्फ वाटर ड्रॉपलेट का होता है। ठीक है, अगर सोप बबल की बात करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4T/R हो जाएगा, वेयर T इज द सरफेस टेंशन, R इज द रेडियस। तो 4T/R इज द करेक्ट आंसर ऑफ द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 is based on electrostatic. An electric dipole is kept perpendicular to line of forces of an electric strength E. The dipole moment is P. Initially P है. The initial work done to rotate dipole 180 डिग्री। तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला होता है बेटे P cos θ1 माइनस cos θ2। क्लियर। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास? P cos स्टेबल से घुमाया, स्टेबल में 0 डिग्री होता है, माइनस cos कितना घुमाना है? 180 घुमाना है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? PE आ जाएगा। cos 0 1 होता है, माइनस cos 100 माइनस 0 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 2PE आ जाएगा। ठीक है, ये वर्क डन है डायोड। ये डायपोल को स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मूव कराने में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा? 2PE वर्क करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन किस में आया था? लैब असिस्टेंट में आया था। लैब असिस्टेंट 2024 मई। ठीक है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा हमको? 2PE, 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 2PE। कितना वर्क करना पड़ेगा? 2PE इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15 is that the work done on a unit positive charge in bringing it from infinity to at any point। एक पॉइंट की बात कर रहा है, एक पॉइंट कह रहा है कि हमारे पास ये है इन्फिनिटी से एक पॉइंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये प्लस क्यू है, इस किसी एक पॉइंट में लाने में जो वर्क करना पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटे? उसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। उस पॉइंट का क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at that point. So B is the correct answer of this question. B is the correct answer of these questions. Now, question number 17. Question number 17 is most important expected question for the tomorrow examination. Thus, relation between electric field vector E, displacement vector D and polarization vector P. तो बेटा D इक्वल टू होता है एप्सिलॉन E प्लस P।
ठीक है, डी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन ई इक्वल ई प्लस पी, ये रॉन्ग, डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मजा आ रहा है ना, कितना फटाफट फटाफट हो रहा है सारा, फटाफट। बहुत सारे क्वेश्चन फुल फंसेंगे कल इसमें से। टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, ठीक है, पैरेलल हैं और इनके बीच में आर डिस्टेंस है। द करंट आई वन, द करंट आई वन एंड आई टू, द करंट आई वन एंड आई टू आर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, देन दे विल एक्सपीरियंस। तो हमारे पास इसमें जो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला आता था म्यू वन आई टू अपॉन टू पाई आर, ठीक है। और अगर ये फोर्स ऐसा आता था, ये क्या था, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ठीक है। तो ये फोर्स कैसा है, करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो फोर्स कैसा है, अट्रैक्शन का है, फोर्स कैसा है, अट्रैक्शन का है। जब भी दो पैरेलल वायर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है तो बेटे फोर्स का नेचर अट्रैक्शन होता है, और जबकि किसी वायर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही होती है तो कैसा होता है, रिपल्सन का फोर्स होता है। कैसा होता है बेटे, तब फोर्स कैसा होता है, रिपल्सन रिपल्सन रिपल्सन, ठीक है। यहाँ सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, यहाँ सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो नेचर कैसा होगा फोर्स का, अट्रैक्शन होगा, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई आर, टू पाई आर, ठीक है, न्यूमेरिकल आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सिंगल टर्न सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बेटे, सेंटर पर कितना होता है, बी इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। बहुत सारे बच्चे पाई लिख के आ जाते हैं, इसमें पाई नहीं आता है, पाई नहीं आता है, पाई नहीं आता बेटे, पाई स्ट्रेट कंडक्टर के लिए आता है, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए आता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now, the magnetic field at the ends of 1 मीटर लॉन्ग सोलिनॉइड कैरिंग करंट आई एम्पियर ऑफ एन टर्न्स। देखो बेटा एंड्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उस अंदर का कितना होता है, आधा होता है, म्यू नॉट एन आई बाई टू होता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, म्यू नॉट एन आई बाई टू, म्यू नॉट एन आई बाई टू, म्यू नॉट एन आई बाई टू, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर टुमारो एग्जामिनेशन, फॉर अ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है बेटे, सरफेस इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन होता है, ये होता है हमारे पास क्यू बाई एप्सिलॉन, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू को हम लिख सकते हैं बेटे गॉस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे, रो डीवी लिख सकते हैं, रो डीवी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस सरफेस, ई डॉट डी एस इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट रो डीवी, ठीक है, ये के नहीं आएगा, ठीक है। ई डॉट डी एस इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट रो डी वी विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन बी, सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 22, 22 is that the ratio of magnetic field induction at center and ends of infinite solenoid की बात कर रहा है, ठीक है। अंदर कितना होता है, बी इनसाइड सेंटर में कितना होता है, म्यू नॉट एन आई होता है, ठीक है। और बी एंड्स में अभी बताया था मैंने कितना होता है, म्यू नॉट एन आई बाई टू होता है, ठीक है। तो जब इसका तुम रेशियो लोगे सेंटर, तो ये कितना हो जाएगा बेटे, टू, ये कितना आ जाएगा, टू, टू रेशियो वन आ जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, फटाफट फटाफट हो रहा है। इन फ्री स्पेस पॉइसन्स इक्वेशन आर, पॉइसन इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर रो इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। और डेल स्क्वायर वी इक्वल टू जीरो, ये पॉइसन होता है, ये क्या होता है, लैपलास, सॉरी, ये क्या होता है, लैपलास, दिस इज द डेल स्क्वायर वी, डेल स्क्वायर वी, डेल स्क्वायर वी इक्वल टू क्या होता है बेटे, लैपलास, लैपलास इक्वेशन होता है। और डेल डॉट डी, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन, ये क्या होता है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ होता है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। और मेरे से यहाँ क्वेश्चन इक्वेशन पूछ रहा है तो ये भी नहीं है, ये भी, ठीक है। तो कौन सी होगी बेटे, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डेल स्क्वायर रो, डेल स्क्वायर वी इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। माइनस भी आता है, माइनस नहीं है तो तब भी बी ही ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, थर्ड लाप्लास इक्वेशन हो जाएगी, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, इन अ मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, एफ इक्वल टू बिल साइन थीटा, क्या लगता है, बिल साइन थीटा फोर्स, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए करंट फाइंड वाई, ठीक है, ये किसे करते हैं, फ्लेमिंग, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस।
नाउ क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 इज दैट द इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, ठीक है, एल्स इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट क्या होता है बेटे, वो होता है हमारे पास एल अपॉन आर। एल अपॉन आर की यूनिट क्या आती है, टाइम के इक्वल आती है, तो एल अपॉन आर को ही हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। सो इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ फॉर एन इंडक्टेंस ऑफ एल हेनरी द एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड वाई, ठीक है, इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो हाफ एल आई स्क्वायर होती है, विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन सी, हाफ एल आई स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। ये बोलता है कि इफ आर इज नॉट नेग्लिजिबल द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पैरेलल, ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो ये आती है तुम्हारे पास 1/2 पाई, ये आता है 1/LC माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर आता है, ठीक है, विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन बी। ठीक है, अगर आर बहुत छोटा होगा तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा, इफ आर इज स्मॉल देन रेजोनेंट दिस विल कन्वर्टेड इनटू दिस। अब मेरे से ये तभी बोल रहा है कि आर आर नेग्लिजिबल नहीं है, तो जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC माइनस आर स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, आर स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, नॉट एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है, आर स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गेटिंग नाउ क्वालिटी फैक्टर क्यू ऑफ ए कॉइल, ये बेटा ओमेगा एल अपॉन आर होता है, ठीक है, ओमेगा एल अपॉन आर, ओमेगा एल अपॉन आर, ठीक है, इट मेजर द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस एंड इट इज यूज्ड फॉर ट्यूनिंग के लिए यूज होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 29 विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, माइका, माइका सीट, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 होता है इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 इज लीक्ड क्वेश्चन, 30 is leaked question many time asked in LT lecturer and most of the examination, ठीक है। क्वेश्चन इज दैट द फॉर अ डायलैक्ट्रिक क्लॉसियस मोसोटी इक्वेशन क्या होता है बेटे, ये तुम्हारे पास होता है एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। बेटे देखो यहाँ के -1 करना और के +2 करना, एन अल्फा, ठीक है, ये बी इज द करेक्ट आंसर, एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट के -1, देखो -1 और +1, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा एन अल्फा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ये होता है जब पोलराइजेशन 0 होता है, जे इक्वल टू सिग्मा भी होता है, डेल्टा वी इक्वल टू ये होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 इज क्या है, डेल डॉट डी इक्वल टू रो इज बेस्ड ऑन द गॉस लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। नाउ question number 33, question number 33 is that Lenz law is consequence of based on conservation of energy, so D is the correct answer of this answer, ठीक है, कंजर्वेशन, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये बोलता है कि डेल क्रॉस इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी, ये इक्वेशन ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, और ये किसने बताया था, फेराडे ने बताया था, तो सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट फेराडे लॉ ऑफ ईएमआई, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 इज दैट एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बेटे वेबर होता है, वेबर इज द एसआई यूनिट ऑफ वेबर इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, ओके, एम वेबर। और फेराडे, फेराडे ने क्या फेराडे लॉ रिप्रेजेंट जो ईएमएफ होता है वो डी फाइव बाई डी टी के इक्वल होता है, ठीक है, लेंज ने डायरेक्शन भी बता दी। रिलेशन बिटवीन आई एंड वी बिल्कुल गलत है, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल गलत है, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड रेट ऑफ फ्लक्स, सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, फ्लक्स और ईएमएफ के बीच में इसने रिलेशन बताया, ई इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल डिपेंड्स ऑन देयर सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2, बेटा जो M प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट L1 L2 के इक्वल होता है, और M को हटाओगे K लेके आ जाओगे अंडर रूट L1 L2, अगर परफेक्ट कपलिंग हो रही है तो K इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो M इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारे पास L1 L2 है, L1 L2 इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, अपॉन वाला पॉसिबल नहीं है, L2 भी नहीं आएगा ऊपर, L1 ये आएगा हमारे पास M12 इक्वल टू क्या आएगा, L1 L2 मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 इसी क्वेश्चन पर बेस्ड है, टू कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, देखो L1 दे रखा है 2 मिली हेनरी और L2 हमको दे रखा है 8 मिली हेनरी।
आर प्लेस सो क्लोजर द इफेक्टिव वन फ्लक्स इज कम्प्लीटली लिंक्ड, मतलब कम्प्लीटली जो एक से फ्लक्स पास हो रहा है दूसरे से भी उतना के इक्वल टू वन हो गया, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, तो के इक्वल टू वन हो गया, ये L1 L2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 × 8, 2 × 8 16, 16 मीन्स 4, कितना आ गया 4 मिली हेनरी आ गया। सो दस 4 मिली हेनरी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज मोस्ट एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन फॉर द टुमारो एग्जामिनेशन। ओके, नाउ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एफ नॉट मूव्स विद स्पीड v इक्वल टू, हमको दे रखा है c/√2, तो बोलता है रिलेटिविस्टिक मास, रिलेटिविस्टिक मास क्या होता है, m इक्वल टू m0 √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो m0 ऐसे ही आएगा 1 माइनस c/√2 का स्क्वायर अपॉन ये सी स्क्वायर, तो ये इसका अंडर रूट, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा हमारे पास 1 - 1/2, तो 2 - 1 1 √2 m0, तो m इक्वल टू आएगा √2 m0, m इक्वल टू कितना आ रहा है √2 m0, विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन बी, विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन बी, बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 is based on quantum physics, the quantity मॉडुलस ऑफ साई वेव फंक्शन का स्क्वायर को ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, साई साई स्टार, साई और साई का कंजुगेट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साई, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बताता है, ठीक है। द फेज वेलोसिटी वीपी एंड द ग्रुप वेलोसिटी वीजी ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में क्या होता है बेटे, जो वीजी होता है ग्रुप वेलोसिटी 2 टाइम्स ऑफ फेज वेलोसिटी होता है, विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन सी, सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ 42, in a photoelectric effect the electron that takes part, बेटे bound electron are take place in photoelectric effect but free electron are participate in Compton effect, ठीक है। कॉम्पटन इफेक्ट में फ्री इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटे, पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, 43 इज दैट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू, हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू को हम एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं, दीज आर द एन ऑब्जर्वेबल वैल्यूज, दीज आर एन ऑब्जर्वेबल वैल्यूज, सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, ठीक है। लॉरेंज फाउंड द सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप करेंगे, कमेंट अप दिस आंसर, लॉरेंज ने कब x इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, ठीक है, अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वाई एक्स डैश वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड, और टी डैश इक्वल टू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। ये कब इसने डिस्कवर किया था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, एग्जाम से पहले इसका आंसर देख के चले जाना, ठीक है। अप्रॉक्स 1900 के आसपास, मुझे 1900 के आसपास मुझे याद आ रहा है, फिर भी एक बार आप इसका सही आंसर क्या कर लेंगे बेटे, चेक कर लेंगे, ठीक है, सही आंसर इसका चेक कर लेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 45 is most important question, the spaceship 50 meter long passes the earth at a speed 2.8 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, अपरेंट लेंथ का फॉर्मूला होता है L इक्वल टू L0 √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, L0 50 मीटर दे रखा है, 1 माइनस 2.8 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है, इनका स्क्वायर, तो आफ्टर सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद L अप्रॉक्स 18 मीटर के पास आ जाएगा, विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन ए, सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, प्लैंक कांस्टेंट हैज द सेम, प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है बेटे, प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास, जो L इक्वल टू होता है NH/2 पाई, ठीक है, ये होता है बोहर का पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में मूव करेगा जहां पर एंगुलर मोमेंटम की जो वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है NH/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यही H को हम क्या बोलते हैं बेटे, यहाँ प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो प्लैंक कांस्टेंट H/n और 2 पाई कांस्टेंट है, तो ये है, ठीक है। तो सेम यूनिट एज एल, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, सेम होगी, और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होगी 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, बहुत बार इनकी वैल्यूज भी पूछ लेते हैं एग्जामिनर, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन तो कल के एग्जाम में आपको 100% दिखेगा, अभी से लीक कर दिया मैंने, 100% दिखेगा, द मोमेंटम ऑपरेटर इन वन डायमेंशन, ये होता है बेटे H/I डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, और माइनस आई एच डेल्टा
3 डायमेंशन में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, और 1 डायमेंशन में ऐसे लिख सकते हो। तो मोमेंटम ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है हमारे पास, वो होती है एच अपॉन आई डेल अपॉन डेल एक्स। एच अपॉन आई डेल अपॉन डेल एक्स, इसको आई से मल्टीप्लाई आई से डिवाइड करोगे तो ये माइनस आई स्क्वायर डेल्टा बन जाएगा। सो वी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड यू हैव टू प्रिपेयर दैट एमसीक्यू। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द टुमारो एग्जामिनेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, द एनर्जी ऑपरेटर। इन दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स है। एनर्जी जो ऑपरेटर होता है बेटा, ये आएगा आई एच कैट डेल अपॉन डेल टी, ये टाइम का फंक्शन होता है। आई एच कैट डेल अपॉन डेल टी, आई एच कैट डेल अपॉन डेल टी। सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। और माइनस एस स्क्वायर बाई टू एम डेल्टा स्क्वायर प्लस वी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं बेटे, इसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं इसको, ठीक है। और एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है, आई एच कैट डेल अपॉन डेल टी होता है। मोमेंटम क्या होता है, एच अपॉन आई डेल अपॉन डेल एक्स, या माइनस आई एच कैट डेल्टा डेल्टा। नाउ क्वेश्चन नंबर 49। Question number 49 is that the time independent Schrodinger wave equation is obtained from the full Schrodinger equation by the separation of space, मतलब x, y, z and time variable. So C is the correct answer of these questions. ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट प्रूफ्स। इंटरफेरेंस ने क्या बताया बेटे, इंटरफेरेंस ने बताया कि जो लाइट है वेव नेचर भी रखती है, ठीक है। यंग्स ने बताया, थॉमस यंग्स ने इसको बताया। इंटरफेरेंस क्या होती है बेटे, इंटरफेरेंस क्या होता है, वेव नेचर ऑफ लाइट को प्रूव किया। और क्वांटम नेचर ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव करके दिखाया। क्वांटम ने, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, तो इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन होल्ड फॉर नॉन, ये रॉन्ग, रिलेटिव नॉन, दोनों के लिए है बेटे। लॉरेंज ने क्या किया, पूरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को चेंज कर दिया, ठीक है। तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन होल्ड फॉर ऑल वेलोसिटीज, रिलेटिविस्टिक एज वेल एज नॉन रिलेटिविस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे, 1 AMU, बेटे 1 A एटॉमिक मास यूनिट में 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। ये LT 2021 में आया क्वेश्चन है। तो सो A इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। नाउ दिस इज ऑल्सो LT 2021। LT 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, अ सर्टेन स्पेक्ट्रल लाइन हैज वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम, व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए C इक्वल टू न्यू लैम्डा लगाओगे तो फ्रीक्वेंसी ये आ जाएगी आपके पास 7.5 इंटू 10⁻14, ठीक है। और एनर्जी के लिए तुम क्या करोगे, E इक्वल टू एच न्यू और SCY लैम्डा, ठीक है। SCY लैम्डा हमेशा याद रखना बेटे, अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया होगा तो HC की वैल्यू 12400 आती है, ठीक है। और जो एनर्जी आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, हमेशा याद रखना। क्या बताया बेटे मैंने, अगर वेवलेंथ तुमको एंगस्ट्रॉम में दिया हो और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछता हो तो HC को सॉल्व करके 12400 आता है, ठीक है। 12400 अपॉन 4000 करोगे तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, ठीक है, जो कि क्या है 7.5 इंटू 10⁻14, ठीक है, 14 और 3.1। सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर, ठीक है, दिस इज LT 2018 का क्वेश्चन है, या 2015 या 18 में से दोनों में से एक बार आया है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस एट, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, HSI, ठीक है, SI इक्वल टू ESI, ठीक है, HSI इक्वल टू ESI। सो C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, ठीक है ना, HSI इक्वल टू ESI, C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। इफ द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ 27 AL इस 3.6 फर्मी दी है, देन Fe 125 हमसे पूछ रहा है। तो हम एक ही रिलेशन जानते हैं, R इक्वल टू R नॉट A की पावर 1/3 होता है, वेयर A इज द मास नंबर होता है, ठीक है, मास नंबर होता है, ठीक है। तो रेशियो ले लिया मैंने, Fe जिसको निकालना है उसको ऊपर रखा, सॉल्व करने के बाद ये 6 फर्मी आया, तो विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन C। सो C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। 56 क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ एनर्जी 0.5। एनर्जी क्या है बेटे, 0.5 किलो को बदलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और उसको बदलो जूल में, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को करोगे तो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है।
अब हमको क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी निकालने को कह रहा है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एच न्यू लगा दो, ठीक है। तो सॉल्व इट, सब कुछ पता है, आराम से आंसर कर देना इसका, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, question number 57 is a transistor is voltage operated device, current operated device, both। तो जनरली जो ट्रांजिस्टर होते हैं बेटे करंट ऑपरेटेड डिवाइस होते हैं, करंट ऑपरेटेड डिवाइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 58 is that a field effect transistor FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के पास क्या होते हैं, सोर्स, ड्रेन और गेट, तीन के तीन टर्मिनल होते हैं। जैसे ट्रांजिस्टर के पास होता है बेस एमिटर कलेक्टर, वैसे एफईटी के पास होता है सोर्स, ड्रेन और गेट, सोर्स, ड्रेन और गेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ ये जो दिया, हम ऑक्टल इक्विवेलेंट में बाइनरी को ऑक्टल में बदलने के लिए हम तीन तीन के पेयर बना लेते हैं, तीन तीन के पेयर बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तीन तीन के पेयर बनाओगे तो ये जो टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 101, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्या है, 111, 4 6 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 101, 4 और एक 5, तो 5 7 575, ठीक है। 575 को क्या कर रहा है बेटे, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। नाउ अ बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज ट्रिगर्ड ऑसिलेटर, क्या कहते हैं बेटे इसको, क्या है ये, ट्रिगर्ड ऑसिलेटर है, ट्रिगर्ड ऑसिलेटर। सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। सॉरी, 61 is most important question. In a phase shift oscillator we use three RC sections, तीन सेक्शन यूज करते हैं, अगर सर्किट डायग्राम हम देखते हैं तो इसका। नाउ द कंडीशन फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशन इन हार्टले ऑसिलेटर, फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ है L1 प्लस L2 प्लस 2M, L1 प्लस L2 प्लस 2M, दिस इज द सस्टेन्ड oscillation condition for sustained oscillation in Hartley oscillator. Now question number 63 is also most important question for the tomorrow examination. Thevenin's and Norton circuit are equivalent to, सब फ्रीक्वेंसीज के लिए नहीं होते बेटे, कुछ ही फ्रीक्वेंसीज के लिए होते हैं, ओनली एट अ फ्रीक्वेंसी एट विच दीज आर कंप्यूटेड, सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, the force on electron in Bohr orbit with principal quantum number n is proportional। बेटे फोर्स क्या होता है, जो नेसेसरी फोर्स प्रोवाइड करता है, सेंटीपिटल फोर्स करता है, mv² r, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v बाय r। तो देखो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, तो 1/n² दैट मीन्स 1/n⁴। तो जो फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा 1/n⁴, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। द रेडियस ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट, बोहर की जो आर एन होता है तुम्हारे पास 0.53, ठीक है, n²/z एंगस्ट्रॉम में आता है। तो देखो 0.53 n, दो की बात कर रहा है तो 4/1, तो कितना आएगा 12, 5 को 20, 21, ठीक है। इस तरीके से आएगा एंगस्ट्रॉम 2.112, सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोहर मैग्नेट्रॉन EH/4πm, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। और इसकी वैल्यू 9.27 इंटू 10⁻24 होती है, ठीक है, 9.27 इंटू 10⁻24, तो कभी कभी वैल्यू भी याद रख लेना इनकी। एक्सरे स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूस लाइन, दोनों होता है, कंटिन्यूस भी होता है और लाइन भी होगा, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। अब देखो बेटे एटॉमिक फिजिक्स में लेजर आ गया, इन हीलियम नियॉन लेजर द हीलियम एटम आर यूज्ड टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ लेजर, सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, ठीक है। ये इस बार का क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर टुमारो एग्जामिनेशन LT 2024,
रमन इफेक्ट इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस बाय क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, क्वांटम थ्योरी को नोबेल भी मिला था नोबेल रमन को। द बेंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस मेजर्स ऑफ इट्स स्टेबिलिटी, क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, इन फिजन प्रोसेस, फिजन क्या होता है, जब एक हैवी न्यूक्लियस दो लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है, जैसे यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम बेरिलियम और क्रिप्टन में टूटता है, तो क्या होता है इन फिजन प्रोसेस बेंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है बेटे, बढ़ जाती है, क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 इज दैट स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग पार्टिकल आर कॉल्ड, इनको हम बोलते हैं हेड्रॉन्स। हेड्रॉन में दो आते हैं, हेड्रॉन में क्या आते हैं, एक तो बैरियन आएगा और क्या आएगा, मेजोन आएगा, ठीक है। मेजोन एंड बैरियन आर द टू टाइप्स ऑफ हेड्रॉन्स। स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं बेटे, हेड्रॉन बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, द पॉपुलेशन इन्वर्जन इन हीलियम नियॉन लेजर इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन, ठीक है, बी इज द correct answer of these questions. A laser is coherent source because it contain many wrong uncoordinated wave, wrong particularly coordinated wave of many नहीं, coordinated wave of particular wavelength, ठीक है। So D is the best explanation of this question, so D is the correct answer of this question. Now 75, द लिंडे जी फैक्टर ऑफ 3p1 लेवल के लिए देखो बेटे, जी फैक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, जी इक्वल टू वन प्लस जे 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 प्लस वन प्लस एल एल प्लस वन माइनस एस एस प्लस वन अपॉन टू जे प्लस वन। देखो बेटे, ये जो एल होता है ऑर्बिट को बताता है, एस पी डी एफ, तो ये 0 1, तो ये एल तो 1 हो जाएगा, एल 1 हो जाएगा, जे ये होता है 2s+1 LJ, ठीक है। ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी को दिखाता है, जे हमारे पास यहाँ 1 है और J1 है मेरे पास यहाँ, और L1 आ गया, 2s+1 = 3 है, तो यहाँ से s = 1 आ जाएगा। आफ्टर सॉल्व करेंगे तो G की वैल्यू 3/2 आ जाएगा, विच इज़ प्रेजेंट ऑन ऑप्शन बी, विच इज़ प्रेजेंट ऑन ऑप्शन बी। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है एटॉमिक से। 1 प्लस, बेटा फॉर्मूला एक और बार बोलेंगे, 1 प्लस J+1 प्लस L+1 माइनस S+1 अपॉन 2J+1, ठीक है ना। एन इलेक्ट्रॉन एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड एटेंसिंग 60 डिग्री में मूव कर रहा है, तो जो पाथ होगा बेटा वो हेलिकल पाथ होगा, ठीक है। सर्कुलर पाथ कब होगा, जब परपेंडिकुलर मूव करेगा। स्ट्रेट लाइन कब होगा, जब वी पैरेलल होगा, ठीक है। क्लियर हो चुका है। तो हेलिकल पाथ तब होगा बेटे जब जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, वो 60 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड से मूव करेगा, तो जो रिजल्टेंट पाथ होगा वो क्या होगा, हेलिकल नेचर का होगा, ठीक है, हेलिकल नेचर का होगा, हेलिकल नेचर का होगा, ठीक है। तो बेटे देखो, इस क्वेश्चंस इन सीरीज में मैंने 76 क्वेश्चन डिस्कस करे, और दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द योर टुमारो एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस को 2x की स्पीड में 100% देख के जाना, डेफिनेटली आपको बहुत मदद मिलेगी इन MCQ से। हालांकि थोड़ा वीडियो बनाने में लेट ज़रूर हो गया हो, 12:50 हो चुका है, ठीक है। नो प्रॉब्लम, यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम, ठीक है। आप 2x की स्पीड में देखेंगे तो तब भी आप कवर कर लेंगे इसको, ठीक है। तो मैं आपको बेस्ट विशेस देता हूँ, तुम, ठीक है, बेस्ट विशेस देता हूँ आपको LT एग्जामिनेशन के लिए। आपने इतने टाइम, ठीक है, इतना टाइम दिया अपने स्टडी को, कल क्या है बेटे, उसको क्या करना है, उसको समराइज करके वहाँ एग्जाम हॉल में क्या करना है, अच्छे से शांत मन से पेपर को क्या करना है, देना है, ठीक है। क्लियर हो चुका है, रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको पहले आता है उसको पहले करेंगे, ठीक है। और जल्दीबाजी में गलत ऑप्शन नहीं लगाएंगे, ठीक है। गलत ऑप्शन कहीं ना कहीं हमको सिलेक्शन से बाहर करता है, आपको जितना आता है उतना ही करिए। 70 80 के 70 75 में सिलेक्शन हो जाता है, तो क्यों हमने फालतू के निगेटिव मार्क्स क्यों करना है, नहीं करेंगे उसको, ठीक है। जो आ रहे हैं उन्हीं को हमने क्या करना है, क्वेश्चन को सही करना है, ठीक है। तो एक और बार फिर से मैं बेस्ट विशेस देता हूँ आपको टुमारो एग्जामिनेशन के लिए। आप सब जो भी मेरे संग जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं उन सब का सिलेक्शन इस बार पक्का है, ठीक है। और आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ LT योर रिस्पॉन्सेस आर वेलकम्ड, ठीक है। कि आपको इस चैनल से कितनी हेल्प मिली, ये भी आप 100% आफ्टर एग्जामिनेशन आफ्टर 1 o'clock
मेरे को आप वाया मैसेज और वाया इन यूट्यूब कमेंट्स के मीडियम से मुझको भी इन्फॉर्म कर सकते हो कि आपका पेपर कैसा गया और आपको कितनी हेल्प मिली इस चैनल की हेल्प से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करेंगे आफ्टर एग्जामिनेशन। ठीक है, एक और बार फिर से कल के लिए बेस्ट विशेस। ठीक है, गिव योर बेस्ट, क्योंकि इस बार एल टी पार, इस बार एल टी पार, इस बार एल टी पार। ठीक है, थैंक यू।